Hello everyone, my name is Gohar Shah and I'm the tutor of F1, AA, AAA and SPR exams और आज मैं इंट्रोडक्शन देने लगा हूँ फॉर AAA एग्जाम एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस एग्जाम ऑफ ACCA। और इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं एंड इफ यू एनरोल थ्रू मी तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी विद इन द AAA कोर्स। अगर मैं इंट्रोडक्शन इसका थोड़ा सा इस तरह से दूं कि आप इस एग्जाम को तकरीबन तकरीबन पहले कवर अप करके आ चुके हैं, यू हैव लर्नड दिस एग्जाम एंड यू हैव डन दिस एग्जाम जब आप F8 के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, दैट वाज द AA एग्जाम, ऑडिट एंड एश्योरेंस एग्जाम। और फिर जब आपने SPR की तैयारी की और उसके एग्जाम को आपने दिया तो दिस वाज द एग्जाम जो कि ये दो लिंक्ड एग्जाम आपस में मिलके AAA के एग्जाम को प्रेजेंट करते हैं ACCA के अंदर। मेरे कहने का मतलब कुछ यूं है कि AA में जो आपने पढ़ा होता है ऑडिट रिस्क, नॉर्मल ऑडिट रिस्क आपने पढ़ा, इसके साथ साथ आपने पढ़ा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के बारे में, इसके साथ साथ आपने आगे पढ़ा एथिक्स के बारे में, सबसे शुरू में आपने एथिक्स का पढ़ा था। देन द वर्क वेंट ऑन टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल्स। जब इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में आपने पढ़ लिया तो आखिर में आपने पढ़ा कंप्लीशन एंड रिव्यू के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और फिर आपने पढ़ा था व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट देते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और क्या चीजें होती हैं। SBR के अंदर आपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को पढ़ा और स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए आपने सिनेरियोस को सॉल्व करना सीखा। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपने SPR में पढ़ी और AAA की ये इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो डबल ए की इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, तो AAA का ऑलमोस्ट कोर्स वैसे भी आप लोगों का कवर अप होता है। लेकिन AAA में इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते, वही ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करके उसके बारे में लिखना होता है, वही एथिक्स होता है, लेकिन इसके साथ साथ एथिक्स के साथ साथ कुछ एडिशंस भी हो जाती है। वही आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, वैसे ही उनके बारे में लिखा जाता है। आपका कंप्लीशन एंड रिव्यू के वही प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट वैसी ही होती है, लेकिन इसमें एक और एडिशनल चीज शामिल हो जाती है, अदर ऑडिट सर्विसेज। के ऑडिटर्स दुनिया के अंदर सिवाय इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें, इसके साथ साथ वो और क्या काम करके देते हैं, 7 टाइप्स ऑफ अदर सर्विसेज जो कि ऑडिटर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी यहाँ पे AAA के अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक हो क्या? तो मतलब F8 में जैसे आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना सीखे, आपने जो अपनी बेसिक सीखी वही सब कुछ AAA में यूज हो रहा होता है। स्टैंडर्ड्स जो आपने पढ़े, जिसकी बेसिस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी, उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बेसिक उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए AAA के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका ऑलमोस्ट 50% कोर्स आपको आता है। लेकिन जहां पे मसला बनता है वो ये होता है कि एग्जामिनर का क्वेश्चन आस्किंग का तरीका बहुत चेंज हो जाता है AAA के अंदर। जैसे एग्जांपल दो तो AA में आप जब सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क जब लिखा करते हैं, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जिस वक्त आप ऑडिट रिस्क लिखते थे, तो आप 2 कॉलम्स बना के एक में ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे, रीजनिंग देते थे कि वो ऑडिट रिस्क क्यों है, और दूसरे कॉलम में आप उसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन देते थे दैट एज द ऑडिट टीम, एज एन ऑडिटर हम लोग इस रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे, इस पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे, व्हाट वुड बी द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस दिस रिस्क। ये आपने F8 में करना सीखा। लेकिन मजे की बात यह कि AAA के अंदर आपको ये रिकमेंडेशन नहीं देनी होती, लेकिन ये जो आप रिस्क लिखते हो बहुत डिटेल में लिखा जाता है। आपने AA के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था मटीरियलिटी का, रैप मॉडल को यूज करके मटीरियलिटी किस तरह निकाली जाती है, आपने ये पढ़ा था। वो आपने उस वक्त सिर्फ यूज की थी विद इन द ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा AAA के अंदर अब आप सिग्निफिकेंट रिस्क जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, जब रिस्क टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, वहां पे भी आप लिखते हो मटीरियलिटी, और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है ये इंक्लूडेड है AAA के अंदर। मैं बेसिक आपको ये बता रहा हूँ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जो कि आपने पहले पढ़ा और अभी पढ़ा। इसी तरह से हर एक चीज का क्वेश्चन, द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर चेंज हो जाता है। वही एक्सेप्टेंस के मैटर्स के, जब न्यू क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एंगेजमेंट लेटर भेजने, एक्सेप्टेंस के 10 मैटर्स हुआ करते थे, उनको आपने याद रखने, वो अभी भी AAA में इंक्लूडेड है जो कि F8 में थे। एथिक्स भी वही सारा, ICOP स्क्वायर, फंडामेंटल प्रिंसिपल, साफी वाले थ्रेड, सारे के सारे, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, वही सब कुछ इंक्लूडेड है। वही उसके अगेंस्ट सेफगार्ड्स भी मौजूद हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन इन एडिशन यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का एक नया टॉपिक आ जाता है, जहां पे आप ये पढ़ा करते थे पहले ऑडिट में कि लॉज एंड रेगुलेशन से रेलेवेंट, नॉर्मल ऑडिट के एग्जाम में AA में आप पढ़ते थे कि लॉज एंड रेगुलेशन से रेलेवेंट जिम्मेदारी किसकी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उन पे प्रोसीजर्स लगाना, वेरीफाई करना इज द अमाउंट करेक्ट और नॉट, वो होती थी लॉज एंड रेगुलेशंस में ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेम वाज द केस फॉर फ्रॉड और एरर।
इसी तरह से प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये टॉपिक्स आपस में मर्ज हो जाते हैं और ऑडिटर्स लायबिलिटी के नाम से आते हैं। एट द सेम टाइम इसमें अलग अलग चीजें आप पढ़ते हो। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के अंदर आप ये भी पढ़ते हो कि ऑडिट फर्म्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स कैसे करती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है ऑडिट फर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हुए। जब किसी फर्म को टेंडर सबमिट कराना होता है, किसी नई कंपनी का ऑडिट आपने पकड़ना होता है, तो बाकी फर्म के साथ मिलके आप बिड्स करते हो, जिस फर्म की लोएस्ट बिड होती है वो उस कंपनी का ऑडिट करती है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट कराए जाते हैं। फिर आपने F8 में जो चीज नहीं पढ़ी थी, जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा कर रहे होते हैं, विच आर टू स्टैंडर्ड्स, ISQCM1 एंड ISQCM2। ये दो स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि आपने ऑडिट के दरमियान में क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है। नॉर्मल ऑडिट आप सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अच्छे से अच्छे लगाते हो, इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई करते हो। इसी प्रोफेशनलिज्म के अंदर एक और टॉपिक इंक्लूडेड होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि नॉर्मल ऑडिट की क्वालिटी अपनी टीम को बेहतर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कैसे लगाने को बोलोगे, अच्छे काम किस तरह से करेंगे ताकि आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम रख सको, आपका ऑडिट ओपिनियन गलत ना हो, आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जहन में आ जाते हैं जो आपने F8 में भी पढ़े थे, विच वर नोन एज हॉट रिव्यू एंड कोल्ड रिव्यू। लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अपॉन द सिनेरियो विद इन द एग्जाम ये कैसे लगाई जाती है और इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये यहाँ पे एक नई चीज आती है। वही पुराने रिस्क जो आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पढ़े में है वही आप पढ़ते हो यहाँ पे भी AAA के अंदर भी, लेकिन द वे ऑफ राइटिंग डाउन द रिस्क अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है AAA के एग्जाम में। प्रोसीजर्स की बात करें, रिस्क आपने जो लिखे वहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और ऑडिट रिस्क जो वहां पे लिखा करते थे AA में वो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं देते ऑडिट रिस्क के अंदर, जबकि प्रोसीजर्स भी वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे आप AA में लिखा करते। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज विद इन दिस, वही सारा कुछ पुराना जो कि आपने पढ़ा था। मतलब अगर F8 में आपको आते थे प्रोसीजर्स बनाने तो वो यहाँ पे भी आते होंगे, लेकिन नॉट टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज मैंने अपने कोर्स के अंदर इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और 4 ऐसी अप्रोचेस बताई हैं कि अगर आप उसके ऊपर अपना हाथ बैठा रहे हो तो आप जिंदगी में कभी भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर फेल नहीं करने वाले। हमेशा हर सिचुएशन में आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर बना सकोगे। सेम इज द केस फॉर ऑडिट रिस्क। इससे अगर मैं आगे आऊं तो अदर असाइनमेंट्स के ऑडिटर, ऑडिट के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के अलावा ये जो 12 मंथ्स के अकाउंट्स आपने बनाना सीखे SBR में, F7 में, F3 में, उनके अलावा इसके अलावा ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिव्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि फ्यूचर की फोरकास्ट अगर कंपनी बना रही है और उसने किसी बैंक से लोन लेना है तो ऑडिटर किस तरह से उसका ऑडिट करके बताएगा उस बैंक को कि ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। सोशल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो जाती है। फॉरेंसिक ऑडिट्स आते थे जहां पे कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है और आप उस फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। टारगेट कंपनी का एक्वायर करना चाह रही है, कोई कंपनी उस किसी और सब्सिडरी को खरीदना चाह रही है और वो आपसे बोलती है कि आप हमें आके बताओ कि यार क्या हमें इस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ड्यू डिलीजेंस, ये सारी अदर सर्विसेज भी ऑडिटर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या प्रोसीजर्स लगते हैं, कौन से रिस्क होते हैं, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, ये सब इसमें एडिशनल चीजें आप पढ़ते हो। और इस AAA के कोर्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स नाम की कोई भी चीज नहीं होती। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल एग्जाम, जो कि AAA का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स लेना। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि AAA के एग्जाम के पास रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 34%, 32, 34, 34, 34 राउंड अबाउट आज तक AAA का एग्जाम जितनी भी अटेम्प्ट्स में आप देखोगे तो वो 36% से नीचे ही रहा है। उसकी दो मेन रीजंस हैं। सबसे पहले द मार्किंग स्कीम्स ऑफ द एग्जामिनर। टेक्निकल मार्क्स एग्जाम के अंदर सिर्फ 80 होते हैं, जबकि प्रोफेशनल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो वो 20 मार्क्स होते हैं AAA के अंदर। इस बात का मतलब ये है कि आप जो एग्जाम में लिख कर आते हो, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, उसके टोटल मार्क्स ही 80 होते हैं, जबकि 100 मार्क्स का एग्जाम। और इसमें से 20 मार्क्स होते हैं आपके प्रोफेशनल, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आंसर कितना क्लैरिटी से लिखा गया है, आंसर कितना अच्छी वर्डिंग में लिखा गया है, आंसर की शेप कैसी है। जब आप F8 में रिस्क आइडेंटिफाई करते थे तो जहां जो रिस्क मिलता था
उठा के बिल्कुल वैसे ही लिख देते थे कि ये मेरा पहला रिस्क है, रेवेन्यूज ओवरस्टेटेड, उसकी रीजन ये और उसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन दे दी। लेकिन ट्रिपल ए में ऐसा नहीं किया जाता। ट्रिपल ए के अंदर सबसे बड़ा रिस्क जो आपको लगता है विच इज मोर, बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर इसको ठीक ना कराया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबसे बड़ा रिस्क पहले लिखा जाता है और उससे छोटा रिस्क बाद में। और ये पूरे एग्जाम का स्ट्रक्चर ही ऐसे है, जहां पे आप प्रोसीजर भी लिख रहे हो तो सबसे अच्छा प्रोसीजर पहले लिखोगे और सबसे आखिरी गंदा प्रोसीजर आखिर में लिखोगे। The least important procedure will be written at the last, whereas the most important procedure will be written in first. At the same time, इसमें एक और एडिशनल चीज ये भी होती है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हो। अगर कोई एयरलाइन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जैसे एसबीएल के अंदर आजकल होते हैं, जब ट्रिपल ए के अंदर अगर कोई एयरलाइन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप जब रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपके लिखने का तरीका क्या है, ये बता रहा है कि आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है या नहीं है, आपको बिजनेस एक्यूमेंट स्किल्स हैं या नहीं है। 4 किस्म की डिफरेंट स्किल्स होती हैं एग्जाम के अंदर, जिस पे आपके 20 मार्क्स बेस्ड करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, अगर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, पिछले साल से कंपेयर करके रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, कंपैरिजन कैसे कर रहे हो इंडस्ट्री के साथ, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, ऑडिटर हमेशा स्केप्टिक रहता है, आपने एफएट में ही पढ़ा था, शक्की रहता है ऑडिटर। आप कितना शक्की रह रहे हो, कितना नहीं रह रहे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एट द सेम टाइम कमर्शियल एक्यूमेन, यानी जिस इंडस्ट्री के ऊपर आपका क्वेश्चन आया है उस इंडस्ट्री की नॉलेज होना, नॉर्मल बिजनेस के बारे में आपको पता होना कि बिजनेस कैसे काम करते हैं, बिजनेसेस दुनिया के अंदर किस तरह से चलते हैं, और अकाउंटिंग की नॉलेज दुनिया में कैसे चलती है। अगर आप एग्जामिनर कोई चीजें प्रेजेंट करते हो जो कि आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखनी होती, अपने आंसर्स को इतनी क्लैरिटी से लिखना होता है कि एग्जामिनर को खुद से समझ आ जाए कि इस बच्चे को कमर्शियल एक्यूमेन भी है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट भी इसने यूज किया है, शक्की होकर इसने आंसर को सॉल्व किया है, रिलाई नहीं किया किसी क्वेश्चन के ऊपर जो सिनेरियो के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन थी मैनेजमेंट की तरफ से, उसके ऊपर ये डायरेक्टली रिलाई नहीं कर रहा, बल्कि स्टूडेंट कह रहा है कि इसको भी आप टेस्ट करो। एट द सेम टाइम इसने कम्युनिकेशन यानी राइटिंग स्किल्स इसकी ठीक है, इसकी क्लैरिटी आंसर के अंदर, एंड ये एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से कर रहा है, तो एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा 20 में से भी मार्क्स देता है, विच मींस कि 80 मार्क्स आपने पेपर सॉल्व किया, उसमें से अगर आप 50 भी ले लो तो आप पास। एट द सेम टाइम अगर 20 में से आप 15 मार्क्स भी स्कोर कर ले, विच आर वेरी 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 इजी, तो आपके बन जाते हैं 65 इन टोटल मार्क्स, जो कि 65% का स्कोर्स। और अक्सर बच्चे जो एग्जाम्स में टॉप करते हैं या फिर +80 या +70 के मार्क्स लेते हैं, उनका ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है प्रोफेशनल स्किल्स का, वो इन मार्क्स को कभी भी लूज नहीं करते। हाँ, यहाँ पे शायद वो कुछ ना कुछ लूज कर जाए। ठीक हो क्या? इसी के साथ अगर मैं आगे आऊं तो मैं सिलेबस की तरफ आऊंगा, लेकिन आई विल कम आफ्टर दिस। पहले हम लोग सिलेबस को जरा देखेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि सीसीजी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ऑडिट के अंदर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, रेगुलेटेड आईएसएस, एथिक्स क्या है, कंट्री की रेगुलेशंस क्या है, मैंने बहुत डिटेल में अपने नोट्स के थ्रू, और हर एक टॉपिक का नोट आपको मिलेगा जो कि आप डाउनलोड करके उसको यूज करके आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसी तरह से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया विद इन द नोट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी टाइप्स की कमेटीज होती हैं, हर एक कमेटी का काम क्या होता है, हर एक कमेटी में कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं, कि 2 मेंबर्स होंगे, 3 होंगे, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रीजंस क्या होती हैं, ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से कंपनी का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और फिर इसके मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए। हर एक टॉपिक के बाद उससे रेलेवेंट 2 से 3 आपकी कैप्टन की किट के क्वेश्चंस मैं लाजमी करवाता हूं आपको। इसके साथ साथ अगर मैं आगे मूव करूं तो ये आपका एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म वाला पोर्शन आ गया, जहां पे एथिक्स वही हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए मैंने आपको डिफरेंट एक एक्रोनिम्स दिए हैं जिसके थ्रू आप उनको याद रख सकते हो, वैसे वो याद नहीं रहते। जैसे आईकॉप स्क्वायर स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, इसको याद रखने के लिए। साफिम के नाम से मैंने आपको थ्रेट्स के बारे में बताया कि थ्रेट्स को आपने कैसे याद रखना है, उनके सेफगार्ड्स को कैसे याद रखना है, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म 2 चीजें बातें थी, जिसमें मैप के नाम से याद रखा जाता है इसको, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है, और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या चीजें हैं, ऑडिटर्स लायबिलिटी, और ऑडिटर्स लायबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं कि फ्यूचर में ऑडिटर की लायबिलिटी कैसे कम करवाई जा सकती है, एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऑडिट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है,
अच्छे किस्म का ऑडिट कैसे किया जाता है, अपने बारे में एडवर्टाइज कैसे करती है फर्म, अपने बारे में दूसरों को कैसे बताती है। जैसे नॉर्मल नेस्ले के पानी की बोतलों की एड आप देखोगे, डिफरेंट कंपनीज के एड्स आप देखोगे, कंपनी आपको परस्यू कर रही होती है कि हमारे प्रोडक्ट को आप खरीदो, इट इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। वैसे ऑडिटर और किसी जगह पे एडवर्टाइज नहीं करवा सकता, ऑडिटर को अलाउड नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट कराना सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर, टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर, टीवी ड्रामास के दरमियान में वो एडवर्टाइज नहीं करा सकता ऑडिटर खुद को, अपनी फर्म को, ताकि क्लाइंट्स उससे ऑडिट कराएं, उनको फीस मिले। ऐसा नहीं कर सकता ऑडिटर। एडवर्टाइजिंग करने की अपना एक डिफरेंट तरीका होता है, वो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया व्हाट दैट थिंग इज। टेंडरिंग का बहुत डिटेल का तरीका होता है कि डिफरेंट फर्म्स को साथ जब आप कंपीट कर रहे होते हो इन अ बिडिंग, तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप, आपकी फीस कैसी होनी चाहिए, और किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले व्हाट आर द 10 प्रिंसिपल्स जो कि आप एक्सेप्टेंस के वक्त लगाते हो। अगर इनकी डिटेल की तरफ लेकर आऊं तो यहाँ पे देखें, एथिक्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन को याद रखने का तरीका बताया। ट्रिपल ए के लिए थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा जरूरी नहीं होती, फिर भी मैंने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में। फिर सेफ गार्ड्स आ जाते हैं, साफिम के नाम से डिफरेंट, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एडिशनल चीज होती है। फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका बताया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, तीन तीन चार चार पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे अगर एग्जाम में एथिक्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करो कि ये आईकॉप स्क्वायर है, साफिम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है। फिर वो थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है, सीनियरिटी ऑफ ऑडिटर पे डिपेंड करता है कि अगर आपके सिनेरियो के अंदर आप एक मैनेजर हो या एक पार्टनर ये काम कर रहे हो तो ऑडिट रिस्क बहुत सिग्निफिकेंट हो गया। द थ्रेट ऑफ द टुवर्ड्स द आईकॉप स्क्वायर, जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को थ्रेट होते हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट हो गए। और फिर उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड या रिकमेंडेशन कैसे देनी है मैंने वो बताया, हर एक सिनेरियो से रेलेवेंट, हर एक टॉपिक से रेलेवेंट मैंने आपको बताया है लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह से तीन चार स्टेप्स के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं इससे आगे हूं तो फिर ये आगे आपका प्रोफेशनलिज्म, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पे, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। और अगेन ये देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया जाता है, मैंने ये बताया। इसी तरह से हर एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह किया जाता है, मैंने ये बहुत डिटेल में हर एक चीज के अंदर बताया। इससे अगला आपका पोर्शन आ जाता है ऑडिट रिस्क का, जिसमें प्लानिंग, मटीरियलिटी, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करके बताया। फिर मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज के इस ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर सॉल्व किस तरह किया जाता है, यहाँ पे मैंने ये चीज बताई हुई है, जिसमें 4 स्टेप्स में आप एक रिस्क को एक्सप्लेन करते हो एंड वन रिस्क इज इक्वल टू 3 to 4 मार्क्स। किस तरह से मार्क्स डिवाइड होते हैं एग्जाम के अंदर। जब आप F8 पढ़ा करते थे तो आप सिर्फ अपने क्वेश्चन को, टोटल रिस्क के क्वेश्चन अगर 16 है, डिवाइडेड बाय 3 करके जितने बन रहे होते हैं रिस्क लिख कर आ जाते थे। लेकिन ट्रिपल ए में ऐसा नहीं होता, आपने अपने रिस्क लिखे हुए रिस्क के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना होता है कि आपके कितने मार्क्स होंगे, और फिर आगे रिमेनिंग रिस्क लिखने होते हैं। और हर एक रिस्क लिखने के 4 डिफरेंट स्टेप्स। सबसे पहले विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम इज एट द रिस्क ऑफ अंडर या ओवर स्टेटमेंट। फिर इस तरह से स्टेप नंबर 2, कौन सा IFRS स्टैंडर्ड इससे रिलेट करता है, ये एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में। फिर मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी होती है, और फाइनली इसको, इसके साथ साथ आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो कि ये एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों होगा और रिस्क क्यों होगा। उसकी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे मैंने कि इन्वेंट्री एट द ईयर एंड वाज 20,000, कंपनी सोल्ड अ बैच ऑफ इन्वेंट्री। और इस सिनेरियो के अगेंस्ट यहाँ पे नीचे देखें, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह आप एग्जाम के अंदर लिख कर आते हो किसी भी क्वेश्चन। फिर जहां सेक्शन ए होता है उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने ये बताया। हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट मैंने टाइप करवा के या फिर उसको राइट करके मैंने उसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं। जो भी टॉपिक है, जैसे रिस्क का टॉपिक है तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन के सोल्यूशन। फिर जब हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर लोगे लेक्चर्स के अंदर आप, तो फिर आगे आते हैं पास पेपर्स। इसी तरह से अगर मैं आगे हूं तो बिजनेस रिस्क, जो आपका एक नया टॉपिक होता है ट्रिपल ए के अंदर, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना। फिर उसके क्वेश्चंस करवाना डिटेल के अंदर, हर एक क्वेश्चन को लिखना विद इन द लेक्चर और उसको एक्सप्लेन करना कि रिस्क क्यों है। ये सारे के सारे आपके सामने एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अगर मैं इससे आगे आऊं तो फिर ये एविडेंस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हर बच्चे को बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अपने लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 4 डिफरेंट ऐसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की टेक्निक्स बताई हुई है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आप कभी भी एग्जाम में अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर से मार नहीं खाने वाले। द सब्सटेंटिव प्रोसीजर पार्ट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट फॉर यू विद इन द एग्जाम। अगर आप ये 4 टेक्निक समझ लो कि किस तरह एग्जाम में लिखा जाता है, वो 4 टेक्निक्स मैंने बताई है कि स्टैंडर्ड को यूज करके आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाते हो।
इसके साथ साथ आप सिनेरियो को पढ़ के आइडेंटिफाई करते हो कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है और सिनेरियो के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसके ऊपर मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर बना सकूं। इसी तरह से आप टेक्निक को यूज करके कैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बनाते हो, ये वाली टेक्निक जो कि बहुत मशहूर है, अप्लाई AEIOU ऑन डाटा 3 टू वेरीफाई EVCR या फिर कोका, यानी कि प्रोसीजर्स में से आप इंक्वायरी उठा लो, इसको अप्लाई कर लो ऑन एनी काइंड ऑफ एविडेंस, इंक्वायरी फ्रॉम डायरेक्टर्स, और फिर उससे वेरीफाई कर लो कि मैनेजमेंट की कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट और लॉस में कोई ना कोई मसला है जिसको आप करना चाहते हो वेरीफाई, जिसको बहुत डिटेल में इन टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया गया। और फोर्थ नंबर पे मैंने वो 3 प्रोसीजर्स बताए हुए हैं जो कि आप अगर याद रखो तो सिनेरियो, किसी भी सिनेरियो के अंदर वो 3 प्रोसीजर्स आप लिख दो रिलेटिंग टू द सिनेरियो। हो सकते हैं 1-2 प्रोसीजर्स वहां पे यूज ना हो सके, लेकिन 3 ऐसे प्रोसीजर्स जो कि किसी भी सिनेरियो में टोटल पजल के पीसेस की तरफ फिट आते हैं और वहां पे आप यूज कर सकते हो। ये सारा कुछ मैंने वहां पे बताया हुआ है। अगर मैं आगे आऊं इसी तरह से, तो अगेन प्रोसीजर्स के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने प्रोसीजर्स, अगर 5 प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड थे, 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो मैंने 10-10 11-11 प्रोसीजर्स लिखवाए हुए, 9-9 10-10 प्रोसीजर्स लिखवाए हुए, ताकि आपको पता लगे प्रोसीजर्स बनाना एक मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ईजी होता है। फिर अगला टॉपिक आपके पास आ जाता है कंप्लीशन एंड रिव्यू का, जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जब ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले आप क्या क्या काम करते हो, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर काम करना, वही F8 की बात कि एक्टिव ड्यूटी और पैसिव ड्यूटी क्या होती है, इसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। गोइंग कंसर्न से रेलेवेंट कंपनी के assumptions देखना, कंपनी की असेसमेंट देखना, विल द कंपनी बी एबल टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, कमिंग 12 मंथ्स या फिर फॉरसीबल फ्यूचर, इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। अगर आगे में आऊं तो मिस स्टेटमेंट्स अगर आपने आइडेंटिफाई किए तो उनके साथ आपने क्या करना है। अगर आपको पता लग गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई ना कोई गलती है तो उसको आपने किस तरह ठीक करवाना है मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती या कर देती है तो ओवरऑल अपने ऑडिट को रिव्यू कैसे करना है आपने, मैनेजमेंट से किस चीज के बारे में रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेनी होती है, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हर एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन। अगर इसके पास आऊं तो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है। इसके बाद आपके पास कि जब आप पूरा का पूरा ऑडिट खत्म कर लेते हो तो उसके बाद आपने एक रिपोर्ट देनी होती है, ऑडिट रिपोर्ट। उसके बारे में 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मल कैसी होती है AAA के एग्जाम में, और फिर मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज होती है, कि किस चीज का नाम है, मैंने ये बताया है, और कौन से 3 पैराग्राफ्स आने की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाती है, उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और अपने नोट्स के थ्रू किया है। इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ्स, उनकी एक्रोनिम्स, ताकि एग्जाम में आपको याद हो वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन। एट द सेम टाइम ऑडिट ओपिनियन कैसे दिया जाता है, मैंने ये भी बताया हुआ है। अगर मैं इसके क्वेश्चंस की तरफ आऊं तो ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट के पूरे पूरे क्वेश्चंस मैंने टाइप करके यहाँ पे दिए हुए हैं। उसको सॉल्व करने का इन्हीं में से मैंने तरीका बताया कि एग्जाम के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। यहाँ पे क्या चीज रॉन्ग है, व्हाई इट इज रॉन्ग, एंड एक्सप्लेन द राइट थिंग। 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर AAA में ऑडिट रिपोर्ट से रेलेवेंट। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर द इंप्लीकेशंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, वही क्वेश्चन जो कि आपने F8 में पढ़ा, जिसमें आप बताते हो कि भाई हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किस तरह चेंज होगी, उसमें ओपिनियन कैसे चेंज होगा, पैराग्राफ्स के नाम कैसे चेंज होंगे, उसके मैंने 5 स्टेप्स बताए। इश्यू को पहले अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो यूजिंग द स्टैंडर्ड्स वर्ड्स, इसके बाद मटीरियलिटी कैलकुलेट करो, और मटीरियल बाय नेचर है तो उसको एक्सप्लेन करो, फिर परवेसिव है या फिर नहीं है उसको एक्सप्लेन करो, फिर अपना ओपिनियन दो, और फिर आखिर में मैंने यहाँ पे एक 5th पॉइंट बताया हुआ है कि ओपिनियन देने के बाद आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपकी वर्डिंग कैसे चेंज होगी, वो एक्सेप्ट फॉर या फिर एडवर्स ओपिनियन है तो फिर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आपकी हेडिंग्स कैसे चेंज होंगी, ये सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन, और इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जाम किट के अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करवा के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके साथ नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ है, जिसमें वही 5 स्टेप की अप्रोच यूज करके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ अगर मैं आगे आऊं तो फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिटिकली अप्रेज द ऑडिट रिपोर्ट, के आपको एक, और जैसे F8 में आप ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताते थे कि क्या होगा, AAA के अंदर क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि एग्जामिनर आपको एक बनी बनाई ऑडिट रिपोर्ट दे दे और सिचुएशन दे दे कि ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो रही है, एडवर्स हो रही है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, फिर क्या वो ऑडिट रिपोर्ट ठीक है या फिर नहीं ठीक, उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और इस तरह का भी मैंने क्वेश्चन करवा के रखे हुए हैं जिसमें आपके पास गिवन सोल्यूशन होगा, आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आप उसको यूज करके अपने आंसर्स को खुद भी कंपेयर कर रहे होगे कि क्या आपने आंसर ठीक किया या फिर नहीं किया। एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द AAA एग्जाम, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, जिसमें अश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या होती हैं और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं,
हर एक डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर ये 4 किस्म की अलग सर्विसेज, ये 3 किस्म की अलग सर्विसेज जो कि ऑडिटर्स देते हैं अदर देन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सर्विसेज कैसे दी जाती हैं, इसमें क्या प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं, इसमें क्या ओपिनियन प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। याद है आप लोगों को F8 के अंदर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि दुनिया में ऑडिटर्स के नाम पे 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अश्योरेंसेस हैं, एक है रीजनेबल अश्योरेंस, एक है लिमिटेड अश्योरेंस। F8 में आपने ये चीज पढ़ी थी ऑडिट एंड अश्योरेंस के एग्जाम में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए एक हमेशा ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। तो वहां पे आपका सवाल था लिमिटेड अश्योरेंस कब दी जाती है, तो वहां पे आपने ये चीज पढ़ी थी किसी भी और सर्विस के अंदर लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के अलावा किसी भी और चीज का ऑडिट कर रहे हो तो उसमें लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। वो लिमिटेड अश्योरेंस किस किस चीज में दी जाती है वही आप ट्रिपल ए के अंदर यहां पे पढ़ते हो। ठीक हो क्या? इसी तरह से अगर मैं आगे मूव करूं तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करना और इस हर एक सर्विस को डिटेल में एक्सप्लेन करके हर एक सर्विस के क्वेश्चन सॉल्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो भी मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर करवाई भी है। इफ आई कम टुवर्ड्स द फाइनल थिंग ऑफ दिस डेमो लेक्चर, तो वो है एग्जाम का पेपर पैटर्न। आप लोगों को जैसे मैंने अभी बताया कि एग्जाम ट्रिपल ए के एग्जाम का जो पास्ट रिजल्ट है वो कोई अच्छा रिजल्ट नहीं होता, हमेशा 35% से नीचे ही रहते हैं। बहुत रेयर चांसेस में भी आपके एग्जाम का रिजल्ट 35% को टच करता है, बहुत रेयर चांसेस के अंदर। इस केस में ट्रिपल ए का जो पेपर पैटर्न है उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स का होता है, वही जो कि आपने एसबीआर में किया या फिर अगर कोई और एग्जाम दिया है प्रोफेशनल का तो उसमें दिया। F8 की अगर बात करूं विद इन द स्किल्स लेवल, तो वहां पे आपके पास एमसीक्यूज हुआ करते थे और 3 क्वेश्चन आते थे 30-20-20 के, 3 क्वेश्चंस लॉन्ग आया करते थे। यहाँ पे एक 50 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 40 मार्क्स टेक्निकल होते, जो मतलब आप अपना एग्जाम का आंसर लिख रहे हो उसके 40 मार्क्स, और कैसा आंसर लिखे, अच्छा लिखे, स्किल्स को देखते हुए 10 प्रोफेशनल मार्क्स आपको मिलते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहाँ पे एग्जामिनर एक केस स्टडी देते हैं। केस स्टडी का मतलब ये होता है सिनेरियो दे देगा 4 से 5 पेजेस का, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 50 मार्क्स डिवाइड होंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स। पार्ट ए 10 मार्क्स का हो सकता है, पार्ट बी 20 मार्क्स का हो सकता है, पार्ट सी जो है वो 5 मार्क्स का, इसी तरह से पार्ट डी जो है वो भी 5 मार्क्स का हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर ने ये खास तौर पे बताया है कि एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, रिस्क, प्रोसीजर्स, वर्क ऑफ अदर्स, लेकिन रिपोर्टिंग को छोड़ के, ऑडिट रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लीशन को छोड़ के बाकी जो भी सिलेबस एरिया भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन सब में से कंप्लीशन एंड रिव्यू एंड ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के इसके अलावा एग्जामिनर ने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मैं सेक्शन बी की तरफ आऊं तो यहाँ पे आपके पर क्वेश्चन 25 मार्क्स होते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर 20 मार्क्स आर टेक्निकल मार्क्स और 5 मार्क्स इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर होते हैं प्रोफेशनल मार्क्स। और इसके अंदर एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला है कि मैं लाजमी पूछूंगा कंप्लीशन से एंड ऑडिट रिपोर्ट से, जहां पे आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी या फिर बनी बनाई ऑडिट रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या गलती है। और कंप्लीशन एंड रिव्यू के जो प्रोसीजर्स मैंने अभी आपको बताया कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, इसके अलावा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मिस स्टेटमेंट मिली है तो उनका क्या करना है, अब उनको जमा करके कलेक्टिवली मैनेजमेंट को बताना है उसको ठीक करो, ऑडिट का रिव्यू किस तरह से करना है, ये सारी चीजें ये एग्जामिनर आपको कहता है दैट इसका एक क्वेश्चन लाजमी एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन 25 मार्क्स के दूसरा क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली ज्यादातर ये अदर ऑडिट सर्विसेज से उठ के आता है, ये वाला क्वेश्चन अदर ऑडिट सर्विसेज से क्वेश्चन ये वाला उठ के। सो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ ट्रिपल ए, और ट्रिपल ए को प्रिपेयर कैसे किया जाता है मैंने आपको एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि आपको समझ तो आया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि अगर आप मेरे साथ एनरोल करवाते हो तो यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर किया जाता है एग्जाम के अंदर वो, और एट द सेम टाइम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मटेरियल दिमाग में किधर से आता है, टेक्निक किस तरह से लिखी जाती है, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस पॉइंट, जब भी आप मेरे साथ एनरोल करवाओगे तो आपको मेरे साथ फ्री एक्सेस जरूर मिलेगा। लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन आई विल बी 24/7 अवेलेबल विद यू गाइस टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ अगर कोई भी बच्चा चाहे तो उसकी वीकली 1 लाइव क्लास, लेकिन ग्रुप में होती है, नॉट अलोन, ग्रुप में एक लाइव क्लास डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा से की जाती है। सो आई होप कि ये लेक्चर, एक डेमो लेक्चर आपको समझ आया होगा, एंड यू विल
be looking forwards and I will be looking forwards to see you guys within the course itself. और मैं आपसे WhatsApp के ऊपर अब बात करूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं within the institute और अपने आप को एनरोल करवाने के लिए for any attempt. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू कांटेक्ट अस और अपने आप को एनरोल करें. थैंक यू.